आज हम लोग नागरिकता का खंड बी पार्ट बी जो है हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि कल के क्लास में हम लोग खंड ए ही पढ़े थे और उसमें केवल ये बताया गया था कि अनुच्छेद 11 को और अनुच्छेद 11 संसद को यह अधिकार देती है कि वह नागरिकता पर कानून बनाए। इसीलिए संसद पहली बार आप देखेंगे कि 1955 में नागरिकता कानून बनाया, यानी कि नागरिकता जो है नागरिकता पर एक कानून बनाया था। तो उसी के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को ये जानना चाहिए कि 26 नवंबर, ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर 1949 में ही 1949 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान को लागू किया गया। क्योंकि आजादी जब हम लोग को मिली थी उस समय देश के विभाजन हुआ था और इस विभाजन से सरकार भी बहुत ग्रसित थी। इसलिए आप देखेंगे कि 26 नवंबर 1949 में जो नागरिकता संबंधी प्रावधान जो लागू किया गया था, इसमें जो है एक संशोधन किया गया। क्योंकि यहाँ जो है थोड़ा सा हम और आगे बढ़ा देते हैं कि किया गया, और आप देखेंगे कि क्योंकि आजादी के साथ देश विभाजन की समस्या से ग्रसित थी। इसीलिए आप देखेंगे कि नागरिकता से संशोधन 1955 संशोधन अधिनियम भी आप कह सकते हैं, अधिनियम 1955 में पारित किया गया। और फिर बाद में यानी कि कालांतर यानी कि बाद में जो है आप देखेंगे कि 1986 में, तथा फिर जो है आप देखेंगे कि फिर 1992 में जो है संशोधन किया गया। अब जो है इसमें यानी कि जो संशोधन किया गया, तो नागरिकता अब प्राप्त करने की पद्धति क्या है, तो हम लोगों को जो है इसमें चर्चा करना है कि नागरिकता जो प्राप्त करने की जो सिस्टम है वो सिस्टम क्या है, क्योंकि यही परीक्षा के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा क्या मैक्सिमम आप देखेंगे कि क्वेश्चन यहीं से आता है। तो नागरिकता प्राप्त करने की पद्धति, यानी कि इसका नागरिकता प्राप्त कैसे किया जा सकता है, इसकी बात किया गया है। तो नागरिकता प्राप्त करने की पद्धति में यानी कि इसमें कहा गया है कि 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। कितने प्रकार से किया जा सकता है? 5 प्रकार से किया जाता है। यानी कि 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त करने की बात की गई है। तो क्या किया गया? पहला कि जन्म के आधार
पर, दूसरा वंश के आधार पर, वंश के आधार पर, तीसरा देशीयकरण के आधार पर, चौथा पंजीकरण, पंजीकरण का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के आधार पर, यानी कि पहला जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा देशीकरण के आधार पर और चौथा पंजीकरण के आधार पर, एक पांचवा है यानी कि भूमि अधिग्रहण के आधार पर, भूमि अधिग्रहण के आधार पर, यानी कि ये 5 प्रकार की जो है हमारे यहाँ नागरिकता प्राप्त करने की बात की गई है कि जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, यहाँ पे देखिए वंश के जगह पर जो है आप देखेंगे उद्भव भी दिया रहता है, लेकिन वंश के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर और भूमि अधिग्रहण के आधार पर, इतना आप समझ लिए। अब हम लोग इसको एक एक को तोड़कर हम लोग देखते हैं कि ये क्या चीज है, और ये बहुत जो है सिंपल तरीका से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है इसको अच्छे तरीका से समझ लीजिएगा। तो पहला हम लोग क्या लिखे थे कि जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर यह बात लिखा गया था। तो यानी कि अगर 26 जनवरी 1950 के बाद, 1950 के बाद, टर्मिनोलॉजी देखिएगा कि 26 जनवरी 1950 के बाद किसी भी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो वह भारत का नागरिक होगा, ये बात किया गया है। और इसी में एक टेल जोड़ दिया गया कि 1986, यहीं पर टेल जोड़ दिया गया कि 1986 के अधिनियम के द्वारा इनके माता पिता में से किसी का भी जन्म अगर भारत में हुआ है तो इस आधार पर वह भारत का नागरिक है। पहला ये कर दिया गया कि जन्म के आधार पर एकदम क्लियर सा है कि 26 जनवरी 1950 के बाद कोई भी व्यक्ति अगर भारत में जन्म लिया है तो वह भारत का नागरिक होगा। और 1986 में जो है ये जोड़ा गया कि भारत के 1986 के अधिनियम के द्वारा कि अगर किसी के माता पिता में अगर उसका जन्म भारत में हुआ है, माता पिता में किसी का भी अगर जन्म भारत में हुआ है अगर, तो इस आधार पर वह जो है भारत का नागरिक होगा। यानी कि भारत का अगर मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अगर है और अगर विदेश यानी कि नागरिकता यहाँ उसका है और शादी मान लीजिए कि इंग्लैंड में कर लिया, तो उसका अगर बेटा चाहे तो उस व्यक्ति का यानी कि माता या पिता में से जो भी नागरिक होगा उसके आधार पर यहाँ पर नागरिकता उसको मिलेगी। तो पहला ये हुआ। अब आते हैं दूसरा वंश के आधार पर। तो देखेंगे कि यहाँ टर्मिनोलॉजी है वंश के आधार पर।
दूसरा है वंश के आधार पर, यह बात किया गया है। तो नागरिकता के सिद्धांत को वंशानुगत का सिद्धांत भी अपनाने को कहा गया है। कहा गया है कि भारत के बाहर विदेशों में अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, लेकिन 1992 के अधिनियम के द्वारा पिता के साथ मां को भी शामिल किया गया है। पिता के साथ मां को भी शामिल किया गया है, अर्थात मां भी अब भारत की नागरिक है तो उसका संतान भी भारत की नागरिकता ले सकता है। आप देखेंगे बहुत सारी जो है यानी कि लड़कियां भारत की नागरिकता रखी हुई हैं और विदेशों में शादी कर ली है, लेकिन वो भारत की नागरिकता रखी हुई है। तो अगर उसका बच्चा चाहे तो भारत की नागरिकता 1992 के अधिनियम के तहत अपने मां के नागरिकता के आधार पर भारत की नागरिकता ले सकता है। उसके बाद जो है तीसरा आता है देशीयकरण के आधार पर। देशीयकरण के आधार पर। अब ये देशीकरण क्या है? यानी कि ये कहता है कि आजादी के पहले पितामह या पितामही का जन्म भारत में हुआ हो, यानी कि दादा दादी का जन्म भारत में हुआ हो तो उसे भी नागरिकता का अधिकार है, ये कहा गया है। लेकिन इस नागरिकता को लेने के लिए उसे गृह मंत्रालय या कोई सक्षम अधिकारी जिसे वो जिम्मेवारी दी गई है रजिस्ट्रेशन के लिए, वहां पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए उसको आवेदन देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि आवेदन जिस दिन देगा उस तिथि से 6 माह पहले भारत में निवास करना होता है। आवेदन की तिथि से 6 माह तक भारत में निवास करना होता है, जो पहले जो है यानी कि 6 माह जो था आज के डेट में ये बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। 5 वर्ष कर दिया गया है। और इसी तरह आप देखेंगे कि चौथा में जो पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन की जो बात की गई है कि पंजीकरण के आधार पर जो नागरिकता की बात की गई है, इसके तहत यानी कि जब हम अगर भारत के विदेशी आदमी और भारत में नागरिकता लेना है तो हमको जो है जब हम भारत में आवेदन करेंगे तो पहले 5 वर्षों तक आवेदन करने के पहले 5 वर्षों तक भारत में रहना अनिवार्य था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 10 वर्ष कर दी गई है। यानी कि 10 साल अब रहना पड़ेगा, तब जाकर आपको यहाँ की नागरिकता मिलेगी। और 5वां जो आपको बताया गया कि भूमि अधिग्रहण के आधार पर ये जो बताया गया, तो आप देखेंगे कि अगर भारत किसी देश को जीत लेता है और जीत लेगा तो मान लीजिए कि वहां का जो है नागरिक कहाँ का नागरिक होगा, तो निश्चित है कि भारत जीता है तो भारत का नागरिक होगा। तो वो जो है यानी कि ये भूमि जब हम भारत सरकार अगर किसी भूमि को अधिग्रहण किसी देश को अधिग्रहण कर लेती है तो वहां के जो भी नागरिक हैं वह भारत के नागरिक हो जाएंगे। इसका एक उदाहरण सबसे अच्छा है कि भूमि अधिग्रहण के आधार पर कि जैसे 1961 ईस्वी में आप देखेंगे कि पुर्तगाल से गोवा, दमन और दीव को मुक्त कराया गया और मुक्त कराकर भारत में जो है यानी कि नागरिकता वहां के लोगों को दे दी गई। तो ये भूमिकरण के आधार पर हुआ। तो ये हम लोग का हुआ कि नागरिकता कैसे लेना है, जिसका 5 प्रकार हमने बता दिया। अब जो है एक बात उठता है कि भारत की नागरिकता कैसे छोड़ा जा सकता है। तो इसका भी आप देखिएगा कि भारत की नागरिकता
अब जो है त्याग करने का सवाल आया कि त्याग करने का जो है ना पद्धति क्या है। तो भारतीय नागरिकता को कैसे परित्याग किया जा सकता है, ये जो है ये टॉपिक हो गया। यानी कि नागरिकता का परित्याग करना, या परित्याग की पद्धति का ही अच्छा रहेगा समझने में की पद्धति। ठीक है, अब जो हम लोग इसको बात करें तो देखिएगा, एक तो है कि इसका मुख्य रूप से 3 सिस्टम माना गया है। इसका मुख्य रूप से कितने 3 तरह से जो है परित्याग करने की बात की गई है। तो पहला है कि अगर हम भारत के नागरिक हैं, हम विदेशी नागरिकता अगर ग्रहण कर लेते हैं, अमेरिका का नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, तो हमारी भारत की नागरिकता स्वतः क्या होगी, समाप्त होगी। तो पहला क्या है कि विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर क्या होगा, भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। दूसरा कि स्वतः ही त्याग करने पर, और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार द्वारा समाप्त करने पर, सरकार द्वारा समाप्त करने पर। यानी कि आप देखेंगे कि नागरिकता जो है परित्याग करने की पद्धति के तहत हम लोग कितने लिखे, 3। यानी कि या तो हम विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए तो हमारी देश की नागरिकता चली जाएगी, या स्वतः हम भारत की नागरिकता छोड़ दिए, कहीं दूसरे जगह नागरिकता ले लिए, या भारत सरकार के द्वारा नागरिकता छीन लेने पर। तो भारत सरकार भी नागरिकता जो छीनती है, तो इसको जो है 3 तरह से भारत सरकार नागरिकता छीनती है। तो ये 3 तरह से कैसे छीनती है आप देखें कि भारत सरकार जो है, तो पहली यानी कि आप पहला बार देखेंगे कि नागरिकता यानी कि देशद्रोह के अपराध में, देशद्रोह के अपराध में छीन सकती है। अगर मान लीजिए कि हम जो है चाइना से वार हुआ, पाकिस्तान से वार हुआ, हम जो है चाइना के साथ देने लगे, पाकिस्तान का साथ देने लगे, तो देशद्रोही हुए कि नहीं। अगर होगा देशद्रोही, तो भारत सरकार उसकी नागरिकता छीन सकती है। अगर कोई भी व्यक्ति जो है देश से द्रोह करेगा, देश के विरुद्ध काम करेगा, तो भारत सरकार उसकी नागरिकता छीन सकती है। यह एक कारण है। दूसरा आप देखेंगे कि दूसरा है कि धोखा देकर, अगर कोई व्यक्ति धोखा देकर नागरिकता प्राप्त किया हो, अगर कोई व्यक्ति धोखा देकर भारत की नागरिकता प्राप्त किया हो और सरकार को जैसे ये सूचना मालूम होगी या जानकारी होगी, तो वह क्या करेगा, उसकी नागरिकता को समाप्त कर देगा। और तीसरा जो है आप देखेंगे कि ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप भारत सरकार को बिना सूचना दिए अगर 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहते हैं, तो आपकी नागरिकता समाप्त कर देगी। यानी कि कोई भी व्यक्ति 7 वर्षों तक बिना सूचना दिए भारत सरकार को अगर वह भारत से बाहर रहता है, तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आज जो है हम लोग खंड भी तैयार कर लिए, और आप जितना भी है, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, या जो भी आप देखेंगे एग्जामिनेशन, रेलवे, एसएससी, सारे एग्जामिनेशन के लिए आप जो है तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन बना सकते हैं। ये हमने जो पढ़ा इससे आपका
लगभग जो है 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आप जो है एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।